नमस्कार दोस्तों। आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक इमारत की चर्चा करते हैं। एक ऐसी इमारत जिसका वजूद ही अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स है। हम बात कर रहे हैं पटना के मशहूर गोलघर की। सोचिए, एक इतनी विशाल, इतनी भव्य संरचना जिसे एक बहुत ही खास मकसद से बनाया गया था, लेकिन भाई वो अपने उस इकलौते मकसद में ही पूरी तरह से फेल हो गई। फिर भी आज ये वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है और लाखों लोगों की भावनाओं से गहराई से जुड़ा है ना कमाल की बात। अब जो बात सच में दिमाग घुमा देती है वो ये सवाल है कि आखिर कैसे कैसे एक इतनी बड़ी इंजीनियरिंग फेलियर, एक पूरे के पूरे शहर की धड़कन, उसका परम गौरव बन गई। जरा इमेजिन कीजिए, करीब 235 साल पुराना एक विशाल काय अन्न भंडार जिसे अनाज से लबालब भरा होना चाहिए था, लेकिन वो आज तक, जी हाँ आज तक पूरी तरह से खाली पड़ा है। अब एक खाली वीरान सी इमारत किसी शहर की सबसे बड़ी पहचान कैसे बन सकती है? इस रहस्य के पीछे की कहानी वाकई में बहुत ही फैसिनेटिंग है। चलिए थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। बात है 1764 की, जब बक्सर का युद्ध जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल और आसपास के इलाकों पर पूरा कंट्रोल हो गया था। लेकिन शासन के कुछ ही सालों बाद 1769 से 1773 के बीच एक खौफनाक और विनाशकारी अकाल पड़ा। ये अकाल इतना भयंकर था कि बंगाल, बिहार और ढाका में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हर तरफ भुखमरी, हर तरफ हाहाकार। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चुनौती बन गई थी। तो भविष्य में ऐसी अनाज की कमी से निपटने के लिए जनवरी 1784 में एक बहुत बड़े अन्न भंडार को बनाने का फरमान जारी किया गया। और हैरानी की बात देखिए, इस विशाल ढांचे को सिर्फ 2 साल के अंदर जुलाई 1786 में खड़ा भी कर दिया गया। तो अब सवाल यह है कि तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स में इस परमानेंट और इतने बड़े अन्न भंडार के लिए पटना शहर को ही क्यों चुना? इसके पीछे 2 बहुत ही सॉलिड रीजन थे। पहला, इसकी लोकेशन का फायदा। ये गंगा नदी के बिल्कुल किनारे था और नदी पास होने का मतलब है जल मार्ग के जरिए भारी मात्रा में अनाज का ट्रांसपोर्ट बहुत आराम से हो सकता था। और दूसरा बड़ा कारण, ये वो इलाका था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों का एक प्रमुख गढ़ हुआ करता था। यहां से वो अपनी पूरी रसद और प्रशासन को एकदम मजबूती से कंट्रोल कर सकते थे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इतने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की कमान आखिर सौंपी किसे गई? इसका जवाब है कैप्टन जॉन गास्टन। ये बंगाल आर्मी के एक बहुत ही जाने माने और काबिल इंजीनियर थे। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, जब एक वेल ट्रेंड मिलिट्री इंजीनियर किसी इमारत या डिजाइन का बनाता है तो हम सब यही मानकर चलते हैं कि उसका डिजाइन बिल्कुल सटीक होगा, बिना किसी गलती के। लेकिन उनका यही शानदार टेक्निकल बैकग्राउंड आगे चलकर होने वाली उस भयंकर भूल को, उस फेलियर को और भी ज्यादा हैरान करने वाला बना देता है। इस इमारत की भव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये कोई आम ढांचा नहीं था। ये 2 सदियों से भी ज्यादा समय तक पटना की सबसे ऊंची इमारत के रूप में पूरे रुतबे के साथ खड़ा रहा। इसका डिजाइन देखिए, एक विशाल घुमावदार गुंबद जैसा। और एक और दिलचस्प फैक्ट बताऊं, शुरुआत में इसे बिल्कुल सफेद रंग से रंगा गया था। जब कोई इसे सामने से देखता है ना, तो ये तस्वीरों के मुकाबले कहीं ज्यादा विशाल, बल्कि यूं कहें कि लगभग अवास्तविक सा लगता है। इसकी असल भव्यता तो बस इसके सामने खड़े होकर ही महसूस की जा सकती है। चलिए थोड़ा करीब से देखते हैं कि इसका इतिहास कैसे दर्ज किया गया है। आज भी जब आप इस स्मारक के पास जाएंगे तो आपको वहां ऐतिहासिक पट्टिकाएं देखने को मिलेंगी। और सबसे खास बात यह है कि इन पर डिटेल्स अंग्रेजी और उर्दू दोनों भाषाओं में बहुत ही बारीकी से लिखी गई हैं। इन पर साफ साफ दर्ज है कि इसका निर्माण गवर्नर जनरल और काउंसिल के आदेश पर 20 जनवरी 1784 को शुरू हुआ था। ये छोटी छोटी पट्टिकाएं मानो हमें टाइम मशीन में बिठाकर सीधे उस दौर के ऐतिहासिक और प्रशासनिक माहौल में ले जाती हैं। अब आते हैं उस सबसे मजेदार और सच कहूं तो सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर। वो बहुत बड़ी इंजीनियरिंग भूल जिसकी हम बात कर रहे थे। हुआ ये कि इस विशाल इमारत में लकड़ी के बेहद मोटे और भारी दरवाजे लगाए गए, दिखने में एकदम मजबूत, लेकिन भाई डिजाइन में एक भयंकर गड़बड़ हो गई। इन दरवाजों को ऐसे बनाया गया कि ये अंदर की तरफ खुलते थे। अब इसका सीधा सा मतलब सोचिए, अगर आप इस भंडार को अनाज से पूरा ऊपर तक भर देंगे तो अनाज के भारी दबाव के कारण वो दरवाजे अंदर ही फंस जाएंगे। फिर आप उन्हें खोलेंगे कैसे? और इसी एक ऐतिहासिक बेवकूफी के कारण इस अन्न भंडार को कभी पूरा भरा ही नहीं जा सका। है ना एकदम नो वे वाला मोमेंट। अगर आपको लग रहा है कि वो अंदर खुलने वाले दरवाजे ही काफी थे इसे बर्बाद करने के लिए, तो रुकिए, एक और बड़ी खामी इसका इंतजार कर रही थी, और वो था वहां का मौसम। इस पूरे डिजाइन में यहाँ की जलवायु का तो ख्याल ही नहीं रखा गया।
पटना के बेहद गर्म मौसम की वजह से अंदर रखा थोड़ा बहुत अनाज भी बहुत जल्दी सड़ने और खराब होने लगता था। तो इन दो भयंकर खामियों ने इस विशाल ढांचे को इसके असल मकसद के लिए पूरी तरह से यूजलेस बना दिया, और इसीलिए अंग्रेजों ने खुद तंज कसते हुए इसे एक नाम दे दिया, गार्डस्टन की मूर्खता, या कहें गार्डस्टन स्टुपिडिटी। तो अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल उठता है। एक पूरी तरह से बेकार, खाली और असफल अन्न भंडार आखिर एक सांस्कृतिक प्रतीक यानी कल्चरल आइकॉन में तब्दील कैसे हो जाता है? कैसे एक ऐसी इमारत जिसे कभी मूर्खता का जीता जागता सबूत माना गया था, वो आगे चलकर पीढ़ियों के दिलों में अपनी इतनी खास जगह बना लेती है? चलिए इसे समझते हैं। गोलघर का सांस्कृतिक महत्व आज कितना बड़ा है, इसे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि आगरा की पहचान वहाँ का खूबसूरत ताजमहल है, मुंबई का गौरव वहाँ का गेटवे ऑफ इंडिया है, और दिल्ली की शान इंडिया गेट है। बिल्कुल वैसे ही पटना और बल्कि पूरे बिहार की असली पहचान ये गोलघर है। ये उन स्मारकों की उसी टॉप लिस्ट में गिना जाता है जो किसी भी शहर की आत्मा और उसके इतिहास को डिफाइन करते हैं। स्थानीय लोगों का इस जगह से जो जुड़ाव है ना, वो बहुत ही गहरा और इमोशनल है। ये सिर्फ ईंट गारे की इमारत नहीं रह गई है, ये एक ऐसा धागा है जो पीढ़ियों को आपस में पिरोता है। अक्सर कहा जाता है कि हर बिहारी पिता इसे अपने बच्चे को दिखाना चाहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में उसके पिता ने उसे ये जगह दिखाई थी। और हाँ, इससे जुड़े कुछ बहुत ही अतरंगी और मज़ेदार किस्से भी हैं। एक लोकल कहानी तो ये भी कहती है कि एक बार एक व्यक्ति को किडनी स्टोन यानी पथरी की समस्या थी। उसने खूब सारा पानी पिया और बस गोलघर की सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने लगा और चमत्कारी रूप से उसकी पथरी निकल गई। ये किस्सा ही बताता है कि ये जगह लोगों की आम जिंदगी और यादों का कितना अहम हिस्सा बन चुकी है। चलिए इसकी वास्तुकला की एक और बहुत ही आइकॉनिक खूबी पर बात करते हैं। वो है इसकी बाहरी घुमावदार सीढ़ियां जो सांप की तरह बल खाते हुए एकदम ऊपर टॉप तक जाती हैं। एक समय था जब लोग इन सीढ़ियों पर चढ़कर पूरे पटना शहर का शानदार नज़ारा एंजॉय करते थे, लेकिन इसका एक थोड़ा दुखद पहलू भी है। इतने सालों में वहां आने वाले कुछ टूरिस्ट ने इन ऐतिहासिक सीढ़ियों पर अपने नाम उकेरकर, दीवारों को खुरचकर इस अनमोल धरोहर को काफी नुकसान पहुंचाया है, जो कि सच में काफी निराशाजनक है। हालांकि इसे सहेजने के लिए कई अहम कदम भी उठाए गए हैं। सबसे बड़ा माइलस्टोन आया 1979 में, जब इसे ऑफिशियली एक राज्य संरक्षित धरोहर यानी स्टेट प्रोटेक्टेड हेरिटेज घोषित कर दिया गया। इसके बाद इमारत को कमजोर होने से बचाने के लिए कई बार इसका स्ट्रक्चरल रेनोवेशन किया गया। और हाँ, इसी मरम्मत के दौरान एक बड़ा बदलाव भी हुआ। इसका जो ओरिजिनल सफ़ेद रंग था, उसे बदलकर इसके मौजूदा गेरुआ यानी ओकर रंग में रंग दिया गया, वही रंग जो आज हमें दिखाई देता है। अब जो लोग भी वहां जाने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी के नियम क्या हैं। देखिए, सुरक्षा कारणों से इमारत के अंदर जाने पर अब पूरी तरह से नो एंट्री है। इसके अलावा जिन बाहरी घुमावदार सीढ़ियों की हमने अभी बात की, उन पर चढ़ना भी अब सख्त मना है। मेंटेनेंस के लगातार काम और ढांचे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीढ़ियों तक जाने वाले गेट्स को अब पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है। लेकिन ठहरिए, सीढ़ियों पर ना चढ़ पाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहां देखने या करने के लिए कुछ नहीं बचा। आज भी इसके आसपास का माहौल बेहद शांत और सुकून देने वाला है। गंगा नदी के किनारे बसा ये एक बहुत ही ठंडा और हरा भरा पार्क है, जहां एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा है। लोग आज भी वहां जाते हैं, उस पेड़ की ठंडी छांव में आराम से बैठते हैं और बस बाहर से ही इस अद्भुत भीमकाय वास्तुकला को निहारते हुए अपना वक्त बिताते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है, इस शानदार ऐतिहासिक धरोहर को देखने का अनुभव बहुत ही ज्यादा सुलभ है। यहां एंट्री के लिए आपको सिर्फ 10 रुपए का एक छोटा सा टिकट लेना होता है, बस 10 रुपए। लेकिन एक बहुत ही क्रूशियल रिमाइंडर है, ये जगह सोमवार के दिन पूरी तरह से बंद रहती है। तो अगर आप वहां जाने का प्रोग्राम बनाएं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि मंडे को नहीं जाना है। तो इस पूरी दिलचस्प कहानी को जानने के बाद एक बहुत ही गहरी बात मन में आती है। आज के दौर में हम जो भी आधुनिक संरचनाएं बना रहे हैं, जिन्हें शायद आज हम फेलियर या विफलता मान लें, क्या पता कल आने वाले वक्त में वो भी बिल्कुल गोलघर की तरह ही हमारी बेशकीमती धरोहर और एक सांस्कृतिक आइकॉन बन जाएं। इंसानी विरासत, वास्तुकला का सफर और लोगों की भावनाएं सच में बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, और शायद यही वो चीज़ है जो हमारे इतिहास को इतना अलाइव और मज़ेदार बनाती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहिए और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहिए।